कुवैत पर बम फटे या फिर कतर पर, रियाद में बमबारी हो या फिर अबू धाबी पर, काहिरा जले या फिर मनामा, ट्रंप ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं। सुपर पावर ने ईरान से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्ती दुश्मनी का फर्क ही भुला दिया है। ट्रंप ने ईरान से डील की, जो रेड लाइन तय की, उससे खाड़ी देशों में भूकंप आ गया है, क्योंकि ट्रंप ईरान से जिस तरह का समझौता करने जा रहे हैं उससे ईरान को दुश्मनों पर हमला करने का लाइसेंस मिल सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ फिर से बड़े स्तर का युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं होती तब तक वो ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने खाड़ी देशों को ईरान के छोटे मोटे हमलों को कुछ समय तक सहने के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब ये कि दुबई दहलती है तो ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शारजाह में ड्रोन धमाके ट्रंप के लिए बेमानी हैं। उन्हें अब सिर्फ ईरान से एटमी डील चाहिए। लेकिन ट्रंप को अगर ईरान ने इजराइल की तरह डील ट्रैप में फंसा लिया तो क्या होगा? जैसे इजराइल समझौता करने के बाद भी बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? नए समझौते का हाल जो हुआ है वही देख लीजिए। ट्रंप ने ये समझौता व्हाइट हाउस में कराया है, लेकिन इजराइल लेबनान में घुसकर मारता चला जा रहा है। जब व्हाइट हाउस में लेबनान इजराइल के समझौते का ऐलान हो रहा था, तब बेरूत की तरफ इजरायली ड्रोन का तूफान बढ़ता जा रहा था। उधर समझौता हुआ, इधर ड्रोन फटने लगे। बेरूत की चौहद्दी में भी कई बम फटे। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में एक गाड़ी बम धमाके में धुआं हो गई। मतलब ये कि ये समझौता सिर्फ ट्रंप भर को मंजूर है, क्योंकि इस समझौते को ना हिजबुल्लाह मानने को तैयार है, ना ही ईरान ने इस कागज़े सीज फायर को मंजूरी दी है। हालांकि ट्रंप गदगद हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू पर उनकी डांट फटकार का जादू चल गया। इजराइल ने समझौता कर लिया, मगर जमीनी हकीकत लेबनान में हो रहे धमाके बयां कर रहे हैं। लितानी से टायर तक जलती धरती बता रही है ये लड़ाई ट्रंप के रोके नहीं रुकने वाली है। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्स के उत्तरी कमान चीफ की गाड़ी पर ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मेजर जनरल राफी मेलो की गाड़ी पर दक्षिणी लेबनान के एक गांव में जबरदस्त हमला किया गया। मेजर जनरल पर हमले के बाद पता चला कि हिजबुल्लाह ने अब आईडीएफ के टॉप ऑफिसर को टारगेट पर ले लिया है। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान इजराइल सीज फायर को तवज्जो ही नहीं दी है। यानी हिजबुल्लाह वही करेगा जो ईरान कहेगा। जो नया समझौता हुआ उसकी डिटेल ने ईरान को बौखलाने की कई वजह दे दी है। लेबनान इजराइल समझौते में ज्यादातर बातें नेतन्याहू के मन मुताबिक रखी गई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में चौथे दौर की बातचीत के बाद लेबनान इजराइल ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है, जिसमें दोनों देशों ने लेबनान के अंदर कुछ सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला किया है। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अब सबसे अहम बात ये कि सीज फायर तभी जारी रहेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमले बंद करेगा। इतना ही नहीं, लड़ाका ग्रुप को लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से अपने सभी फाइटर हटाने भी होंगे। दोनों देशों ने ये भी कहा कि लेबनान का भविष्य सिर्फ उसकी अपनी सरकार और इजराइल की सरकार तय करेगी, न कि हिजबुल्लाह जैसे लड़ाका ग्रुप। लेबनान इजराइल के समझौते के बाद दिए बयान में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान पर जमकर निशाना साधा। All parties condemn Iran's attack on countries in the region and ongoing activities that undermine stability throughout the Middle East, whether through the support of proxies and all other acts of aggression. ईरान पर अमेरिका में हुई बयानबाजी से तेहरान के तेवर तीखे हो गए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी कि अगर बेरूत पर इजराइल ने हमला किया तो जवाब ईरान देगा। लेबनान के अल मायादीन टीवी से बातचीत करते हुए अराक्ची ने बताया कि इजराइल के बेरूत पर हमला करने की धमकी के बाद ईरान ने पलटवार का फैसला किया है। अराक्ची ने दावा किया कि IRGC अलर्ट पर है,
जैसे ही अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वैसे ही अब इजराइल को दहलाया जाएगा। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अमेरिका इजराइल को धमकी दी गई है। दुश्मन खबीस हाल के در مساف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع ट्रंप और नेतन्याहू की कोशिश लेबनान को हिजबुल्लाह और ईरान से अलग थलग करने की है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे उखाड़ फेंकना कतई आसान नहीं है। क्या इसीलिए ट्रंप फोर्स ने बंकर बस्टर बम को अपग्रेड कर लिया है? अमेरिकी वायुसेना GBU-57 बंकर बस्टर बम का नया वर्जन जल्द लॉन्च करने वाली है। अमेरिका ने नए बंकर बस्टर बम को आधिकारिक तौर पर GBU-76B नाम दिया है। अमेरिका की वायुसेना ने जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हमले में ईरान के अमेरिकी अड्डों पर 14 MOP के बंकर बस्टर बम गिराए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया GBU-76B पुराने GBU-57 MOP के मुकाबले बहुत ज्यादा विनाशकारी है। नए बंकर बस्टर में ऑफ स्ट्राइक के लिए एक रॉकेट बूस्टर लगाया गया है। नए बम का सिर्फ वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा ही करीब 22,000 पाउंड यानी 10,000 किलोग्राम का है। नए GBU-76B को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे अमेरिका के B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर में लोड किया जा सके। कंक्रीट को चीरकर अंडरग्राउंड अड्डों को मटिया मेट करने वाले बमों का हमला ईरान झेल चुका है। ईरान ने अमेरिका के सभी हथियारों का तोड़ तलाश लिया है, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के आगे फिलहाल कहीं नहीं टिक पा रहा है। इसीलिए ईरान ने 24 घंटे के दौरान बहुत बड़ा उलटफेर किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को फिर से सुपर एक्टिव कर दिया है। हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह यानी जूनियर नसरल्लाह को ईरान वॉर कमांडर बनाया जा सकता है। जवाद नसरल्लाह लेबनान में क्राउड पुलर कमांडर हैं। उनके नाम पर सितंबर 2025 में बेरूत में लड़ाकों का जन सैलाब उमड़ आया था। तब जूनियर नसरल्लाह यानी हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह ने बड़ी वार्निंग दी थी। जवाद नसरल्लाह ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना। الشخصي يمكن لو يفقد ولد من اولاده مقابل ان يسلم كل من اصيب اهون على قلبه غضبان زعلان عتبان ना हथियार डालेंगे ना समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद करवाएंगे। हिजबुल्लाह ने ये नेतन्याहू को 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنود. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ और हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने वाला चैलेंज अब भी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए।
लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन से ज्यादा वक्त के इस युद्ध में हमास का पूरी तरह नाश नहीं कर पाए। ऐसे में लेबनान से आ रही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग के बाद नेतन्याहू के सामने नया फ्रंट फिर से खुल चुका है। इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून के जंग की याद दिला देता है। अब सवाल ये है, क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन और लेबनान का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है।